गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम प्रीलिम्स बूस्टर का पहला टॉपिक देखते हैं हम अपना, जो कि है H1B वीज़ा बैन। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन ने, जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जून 2020 में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू एक बैन लगाया था कि H1B वीज़ा जो है उसको सस्पेंड करा था उन्होंने। वो बैन जो 31 मार्च को एक्सपायर होना था, तो अब जो प्रेसिडेंट है उन्होंने उसको रिन्यू नहीं किया है और वो बैन जो है वो अब ख़त्म हो गया है। तो एक तरह से जो H1B वीज़ा के ऊपर बैन लगाया हुआ था टेम्परेरी, वो अब ख़त्म हो चुका है। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने उस टाइम पर कहा था जून 2020 में कि हम इसलिए बैन लगा रहे हैं ताकि जो फॉरेन वर्कर्स हैं वो यूएस में आके जो है हमारी लोकल वर्कर्स का ऐसे टाइम पर, जब कोरोना चल रहा है तो ऐसे टाइम पर जो है वो हमारा जो काम ना ले लें। तो इसलिए मैं इस वीज़ा को थोड़ी दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए सस्पेंड कर रहा हूँ। तो वो उसका जो था वो पहले अगस्त तक सस्पेंड किया गया, फिर दिसंबर तक सस्पेंड किया गया और उसके बाद मार्च 31 तक वो सस्पेंड रहा। तो अब मार्च 31 के बाद 1 अप्रैल को वो जो मार्च 31 को एक्सपायर हो गया है वो बैन, और उसको जो है यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन है उन्होंने एक तरह से रिवाइव नहीं किया और जो है अब वो बैन हट चुका है। तो H1B वीज़ा हम कितनी बार कवर कर चुके हैं, कितनी बार न्यूज़ में रहता है, तो आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से इस बार बता देता हूँ कि H1B वीज़ा जो है वो हाईली स्किल्ड वर्कर्स को दिया जाता है, जो आईटी सेक्टर में काम करते हैं यूएस में, वो उनको दिया जाता है। अब प्रेसिडेंट बाइडन जो है वो उन्होंने क्यों होने दिया एक्सपायर ये बैन, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ की जा रही थी ये मूव, क्योंकि वहाँ की जो आईटी इंडस्ट्री है उनको चीप लेबर मिल जाता है ऑलमोस्ट यूएस के डोमेस्टिक लेबर के हिसाब से जो उनको महंगा पड़ता है। यही उसका क्रिटिसिज्म भी है H1B वीज़ा का, कि आप बाहर से सस्ता लेबर ले आते हो और हमारी लोकल वर्कफोर्स को काम नहीं मिलता है। यही जो है बहाना यूज़ करके प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस पर बैन लगाया था। अब जब से प्रेसिडेंट बाइडन ने जो है वो आए हैं पावर में, तब से जो आईटी इंडस्ट्री के लोग हैं वो कह रहे थे कि ये जो है बैन लगा हुआ है इसको रिवर्स करो, क्योंकि हमारे को इससे बहुत नुकसान हो रहा है, हमको लोकल बहुत महंगे पड़ रहे हैं, तो आप जो है हमको बाहर से लाने दो। इसीलिए जो है अब ये बैन को एक्सपायर होने दिया है। अब ये H1B वीज़ा जो है दोबारा इन्फोर्स हो जाएगा और अब बाहर से जो खासकर जो इंडियन सबसे ज़्यादा इसके बेनिफिशियरी होते थे, तो अब इंडियंस जो है वो इसमें उनको अब काम मिल पाएगा। 85,000 हर साल H1B वीज़ा दिए जाते हैं, जिसमें 65,000 जो है वो हाईली स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स को दिए जाते हैं और 20,000 रिजर्व होते हैं उन हाईली स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स के लिए जिन्होंने कोई ना कोई मास्टर्स डिग्री अमेरिकन यूनिवर्सिटी से की हो। अब जनरली जो है H1B वीज़ा जो है वो 3 साल के लिए, एक बार एक पर्सन के लिए 3 साल के लिए वो जो है अप्रूव किया जाता है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि 3 साल से ज़्यादा रहने के लिए वो बार बार कंपनी चेंज करते रहते हैं, फिर उनका जो है वो हर बार 3 साल का बढ़ जाता है, तो उनको वो वहाँ पर रहने का एक लंबा टाइम मिल जाता है। आईटी कंपनीज़ जो हैं वो अपनी और ज़्यादा कॉस्ट कटिंग के लिए क्या करती हैं कि समझ लो किसी को 3 साल का वीज़ा मिला है, फिर वो क्या करेंगे, वो वहाँ पर किसी कंपनी में काम कर रहा है इंडियन यूएस में, तो वो वहाँ पर किसी कंपनी को से जो काम कर रहा है और उसने समझ लो किसी वजह से छोड़ दिया वो कंपनी, तो उसके पास 2-2.5 साल का वीज़ा पड़ा है या 2 साल का वीज़ा पड़ा है, तो वो उसी को ही वहाँ पर जो है हायर कर लेते थे। और इवन एक बिजनेस भी चल गया था वहाँ पे सब कॉन्ट्रैक्टिंग का, कि कंपनीज़ वहाँ पे H1B वीज़ा कह के लाती थी वहाँ पे इंडियंस को, लेकिन वो असल में जो है आगे कॉन्ट्रैक्ट पर जो है वो वर्कर्स प्रोवाइड करती थी बड़ी कंपनीज़ को। तो ये भी जो है सब कॉन्ट्रैक्टिंग भी चलती है वहाँ पे। फिर जो है अब जब ये बैन हट गया है तो वहाँ पर ग्रेटर वर्कफोर्स जो है आईटी कंपनीज़ को दोबारा मिलनी शुरू हो जाएगी, वर्क एज़ यूजुअल जो है वो दोबारा शुरू हो जाएगा, आईटी इंडस्ट्री को सस्ती जो है लेबर मिलनी शुरू हो जाएगी, हाईली स्किल्ड लेबर, और जो है अब दोबारा से H1B वीज़ा जो है वो बंटने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इन्फ्लेशन टारगेटिंग। तो सेंटर ने कहा है कि इन्फ्लेशन टारगेट जो है वो 4% ही रहना चाहिए, ±2% जो है आपको पता ही है कि एक टॉलरेंस बैंड है उसमें। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को, आरबीआई को कहा है कि आप यही जो है इन्फ्लेशन टारगेटिंग रखो। अब इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या होती है कि मॉनेटरी पॉलिसी को ऐसे एडजस्ट करना सो दैट आपकी जो एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन है उसको आप कंट्रोल कर पाओ, उसको स्टेबलाइज कर पाओ। इसका ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग इस प्रिंसिपल पे चलती है कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमें प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है, और प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए हमको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। अब ये न्यूज़ में क्यों चल रहा है, क्यों इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए उन्होंने बोला है कि आप 4% ही रखो और जो है
अगले 5 साल के लिए आप जो है ये यही सेम जो क्राइटेरिया रखो 4% का प्लस माइनस 2 पॉइंट्स परसेंटेज पॉइंट्स का, क्योंकि आपको पता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है ये अपने जो टारगेट है इसको हर 5 साल में इसको रिवाइज़ करना पड़ता है। तो ये 5 साल बाद अब रिवाइज़ हो रहा है और ये भी न्यूज़ में क्यों चल रहा है, क्योंकि अभी क्या हुआ था कि कोरोना के टाइम पर जो है जब एकदम से इकोनॉमी जो है रिवाइव हुई तो 6% मार्क से ऊपर चली गई थी बहुत ज़्यादा जो है हमारी, कई बार मतलब बहुत ज़्यादा का मतलब अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं गई थी बट कई बार जो है वो 6% जो है से ऊपर चली गई थी हमारी इन्फ्लेशन। बट एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि ऐसा नहीं है कि ये कोई हमारी महंगाई बढ़ रही है या इन्फ्लेशन बढ़ रही है, ये बस इसलिए हो रहा है क्योंकि एक एक्सेप्शनल सिचुएशन इकोनॉमी में आई है कि पहले सब कुछ क्लोज पड़ा था, एकदम से सब कुछ ओपन हो गया है, तो उसकी वजह से जो है इकोनॉमी जो है वो वहाँ पर डिमांड ज़्यादा होगी है, सप्लाई उतनी है नहीं है, तो उसकी वजह से जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो डोंट वरी अबाउट दैट। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी देख लेते हैं हम कि जो आइडिया है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, वो आरबीआई के अपॉइंटेड कमेटी थी एक, जो डिप्टी गवर्नर उस टाइम पर थे, बाद में गवर्नर बने ऑफ कोर्स, बट उस टाइम पर वो डिप्टी गवर्नर थे उर्जित पटेल जी। उन्होंने फरवरी 2014 में कहा था कि एक एमपीसी बननी चाहिए जो कि इन्फ्लेशन टारगेट इंडिया में करे। उन्होंने तो कहा था कि 5 मेंबर की कमेटी होनी चाहिए जिसके अंदर जो है आरबीआई के ही मेंबर होने चाहिए और बाहर से 2 एक्सटर्नल मेंबर्स होने चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ने जो एमपीसी बनाई है, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो बनाई है 2015 में, वो 6 मेंबर पैनल कमेटी है जिसका टारगेट है, जिसका मैंडेट है कि उसको इन्फ्लेशन को टारगेट करना है। हर साल उसको इन्फ्लेशन के अपने हर 5 साल में उसको अपने इन्फ्लेशन के टारगेट्स को रिवाइज करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स अब 2015 के बाद जो है 20 में नहीं हुई मीटिंग, बट ये है जो है 2016-17 का जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है तब से उन्होंने जो है 4% टारगेट को शुरू किया, तो वो 5 ईयर्स अब 2021 में कंप्लीट हुए हैं, इसीलिए ये मीटिंग अब की गई है और इसमें कहा गया कि ये सेम क्राइटेरिया हम आगे फॉलो करेंगे। अब ये जो 5 साल में तो टारगेट्स जो है उसको रिवाइज करते हैं वो अपने, लेकिन हर साल वो 4 बार मिलते हैं और अपने डिसीजंस जो है जो भी वो डिसीजंस लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर वो उसको पब्लिक करते हैं। एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो 6 मेंबर्स हैं उसमें से गवर्नमेंट जो है वो 3 को नॉमिनेट करती है। आरबीआई जो गवर्नर है वो इस कमेटी को चेयर करते हैं, उनके पास वीटो पावर तो नहीं है, बट हाँ क्योंकि 6 मेंबर्स हैं तो हो सकता है कि 3 और 3 वोटिंग हो जाए किसी भी केस में, कि 3 फेवर में हो 3 अगेंस्ट हो, तो उस केस में जो है वो कास्टिंग वोट जो है वो आरबीआई गवर्नर के पास होती है। गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिशियल जो है वो एमपीसी में नॉमिनेट नहीं होता है, तो सरकारी कंट्रोल इस पर डायरेक्टली नहीं होता है। अदर 3 मेंबर जो आरबीआई के 3 मेंबर कौन कौन से होते हैं, एक तो गवर्नर ऑफ कोर्स जो कि एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन होते हैं, फिर एक डिप्टी गवर्नर होते हैं जो कि मॉनेटरी पॉलिसी के इंचार्ज हैं, फिर एक होते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल बैंक। ये 3 जो होते हैं आरबीआई के नॉमिनी होते हैं इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में। और गवर्नमेंट के नॉमिनीज जो 3 हैं उनको कैसे सिलेक्ट किया जाता है, एक सर्च कम सिलेक्शन कमेटी होती है अंडर कैबिनेट सेक्रेटरी, जिसमें जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी हेड करते हैं, और उसमें आरबीआई गवर्नर, इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी और 3 ऐसे एक्सपर्ट्स जो कि इकोनॉमिक्स और बैंकिंग या फाइनेंस या मॉनेटरी पॉलिसी के फील्ड में एक्सपर्ट हों, वो इसमें पार्ट होते हैं। वही डिसाइड करते हैं कि 3 कौन से लोग जो हैं वो बाकी मेंबर बनेंगे अपार्ट फ्रॉम आरबीआई के जो 3 मेंबर हैं। एमपीसी के जितने भी मेंबर अपॉइंट होते हैं वो सिर्फ 4 साल के लिए अपॉइंट होते हैं, उसके बाद वो उनको जो है दोबारा एलिजिबल वो नहीं होते रीअपॉइंटमेंट के लिए। अब इन्फ्लेशन टारगेटिंग कैसे शुरू की गई थी इंडिया में, फॉर्मली एक एग्रीमेंट हुआ फरवरी 2015 में, जब हमने मॉनेटरी पॉलिसी जो है कमेटी मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया जिसके अंदर हमने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई। अब आरबीआई को बेसिकली एमपीसी को ही जो है आरबीआई के अंदर ही आती है ऑलमोस्ट, तो एमपीसी को ये टारगेट दिया गया कि आपको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है जो इन्फ्लेशन है उसको बिलो 6% करना है जनवरी 2016 तक। ठीक है, तो एक तरह से हुआ क्या कि 2015 से लेके जनवरी 2016 तक का टारगेट तो उनको दिया हुआ था 6% तक लेके आना है, तो 2016 से लेके अब 2021 तक उनका टारगेट जो था वो था 4% ±2। तो ये जनवरी 2016 से लेके जनवरी 2021 तक का जो उनका टारगेट 4% ±2 था। तो अब ये रिवाइज़ करना था, 5 साल हो गए हैं, तो अब उसको रिवाइज़ करके भी जो है सेम ही टारगेट रखा गया है कि अगले 5 साल में भी हम 4% ±2 ही रखेंगे। अब जो है हर 6 महीने में आरबीआई को एक डॉक्यूमेंट पब्लिश करना पड़ता है और बताना पड़ता है कि ये इन्फ्लेशन जो बढ़ रही है या कम हो रही है ±2 जो भी हो रही है उसका सोर्स क्या है, क्यों इफेक्ट हो रहा है उसके ऊपर। फिर उनको अगले जब वो डॉक्यूमेंट पब्लिश करते हैं उससे अगले 6 to 18 मंथ्स तक भी जो है वो फोरकास्ट देने पड़ते हैं इन्फ्लेशन के कि क्या आगे इन्फ्लेशन का क्राइटेरिया रहने वाला है।
अगर आरबीआई फेल हो जाता है इन्फ्लेशन टारगेटिंग करने में, तो हमको कैसे पता लगेगा कि वो अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाया? अगर तो 6% से ऊपर 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स तक जो है वो 6% से ऊपर इन्फ्लेशन रहती है, तो इसका मतलब आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ये फेल हो गई है अपना टारगेट को मीट करने में। और सिमिलरली कम इन्फ्लेशन भी हमारे लिए अच्छी नहीं होती है। तो अगर 2% से कम इन्फ्लेशन रही है 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में, तो भी इसका मतलब ये है कि एमपीसी जो है वो फेल हो गई है अपने इन्फ्लेशन के टारगेटिंग करने में। अगर आरबीआई मतलब ये एमपीसी जो है वो फेल हो जाती है, अब यहाँ पे ये आरबीआई लिखा है ना, कि अब आरबीआई तो क्या होता है कि एमपीसी के थ्रू करता है ये, तो इसको आप एमपीसी ही अज्यूम करना। अगर एमपीसी फेल कर देती है, फेल हो जाती है टारगेट जो है अचीव करने में, तो उनको एक रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जिसमें बताना पड़ता है कि हम क्यों फेल हुए, हमारे रीजंस ऑफ फेलियर क्या थे, हमने फेल होने के बाद रेमेडियल एक्शंस क्या लिए हैं, और कितना टाइम हमें लगेगा, हम दोबारा अपना टारगेट को अचीव करने में हमको कितना टाइम लगेगा, ये गवर्नमेंट को बताना पड़ता है। कोई भी डिस्प्यूट होता है अगर जो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीमेंट में, एमपीसी के कोई भी एग्रीमेंट को अगर में कोई डिस्प्यूट आ जाता है आरबीआई में और या मेंबर्स में, तो उसको रिजॉल्व कैसे किया जाता है? गवर्नर ऑफ आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आपस में ही उसको रिजॉल्व कर लिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है न्यू रूल्स इन हरियाणा। हरियाणा जो है वहाँ पर अब जो है रूल्स ऑफ प्रोसीजर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस जो है लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट में, उसके जो रूल्स हैं उनको चेंज किया गया है कुछ, वो देखते हैं हम क्या चेंज किया गया है। क्यों चेंज किया है? क्योंकि लोग कह रहे थे कि डेकोरम ऑफ हाउस जो है वो अच्छा मेंटेन नहीं हो पा रहा है। प्रॉम्प्ट एक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ कमेटीज़ के जो सजेशंस या रिकमेंडेशंस आ रही हैं उस पर गवर्नमेंट कुछ खास एक्शन नहीं ले पाती है या डिले कर देती है, तो उसके लिए हमको स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने पड़ेंगे। जो मेंबर्स हैं वो अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं हाउस में, तो उसके लिए भी हमको डेकोरम को मेंटेन करने के लिए भी रूल्स बनाने पड़ेंगे। अब ये न्यू रूल्स क्या हैं ये देखते हैं। हर सिटिंग में ऑफ हाउस में मिनिमम 2 कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं वो 2 मिनिस्टर्स जो हैं बेसिकली वो उनका मौजूद होना कंपलसरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई सिटिंग चल रही है हाउस के और उसमें कोई मिनिस्टर ही नहीं बैठा हुआ, तो मिनिमम 2 मिनिस्टर्स का बैठा होना उस टाइम पर ज़रूरी है। और कहा है कि कोई भी मेंबर, क्योंकि अपोजिशन के कुछ लोगों ने ऐसा किया था, तो उन्होंने कहा है कि अब कोई भी मेंबर जो है वो डॉक्यूमेंट्स को फाड़ कर नहीं फेंकेगा प्रोटेस्ट करते हुए हाउस के अंदर। फिर कहा है कि जो क्वेश्चंस जो आप क्वेश्चंस पूछते हो उसको आप 150 वर्ड्स की लिमिट लगा दी है, क्योंकि कई बार इतने लंबे क्वेश्चंस पूछे जाते थे जो मिनिस्टर्स को बहुत टाइम लग जाता था और उससे हाउस का टाइम जो है वो बहुत जो है वो वेस्ट होता था, वो इतने लंबे क्वेश्चंस पूछ लेते थे। तो उन्होंने कहा कि 150 वर्ड्स तक का जो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, चाहे टाइप्ड हो वो चाहे हैंड रिटन हो, किसी भी पेज पर लिख के आप वो है स्पीकर को आप सबमिट करो, तो उसके बेसिस पे आप 150 वर्ड का एक क्वेश्चन पूछ सकते हो। फिर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, जो आपने क्वेश्चन पूछा उसका जवाब मिल गया, उसके आपको जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछना है वो उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया जो है वो मेंशन कर दिया गया है कि वो मेन क्वेश्चन या जो आपको आंसर मिला है उसी को ही से ही दोबारा अराइज नहीं होना चाहिए, कि आपने जो पहले क्वेश्चन पूछा था उसको दोबारा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन में सेम वही क्वेश्चन पूछ दिया, या जो आपको आंसर मिला है आपने उसी को ही जो है क्वेश्चन पूछ दिया। आपको सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का मतलब होता है कि एक जो टॉपिक डिस्कस हो गया उससे रिलेटेड कोई और चीज़ पर आपको डिस्कशन करने के लिए आपने सवाल पूछना है। तो मतलब आप अगर उनके आंसर से ही क्वेश्चन निकालने लगते जा रहोगे तो वो एक तरह से इन्वेस्टिगेशन टाइप माहौल हो जाएगा, तो वो उन्होंने इसको है डिसवेज करने के लिए ये क्राइटेरिया डाला है कि ना तो वो मेन क्वेश्चन में से या फिर जो उसका आंसर है उसमें से वो अराइज नहीं होना चाहिए सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। इंस्टेड ऑफ सीकिंग इन्फॉर्मेशन, वो अगर इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कई बार क्या होता है कि हमारे जो मेंबर्स होते हैं वो पब्लिक की आंखों में आने के लिए अपनी स्पीच देनी शुरू कर देते हैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन के टाइम पर। मतलब क्या होता है कि मिनिस्टर ने जवाब दे दिया, तो जो आपको सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछना है उसकी बजाय आप अपनी इन्फॉर्मेशन देनी शुरू कर देते हो, कुछ मेंबर्स देनी शुरू कर देते हैं अपनी बस डोमेस्टिक पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि यस आई एम वेरी एक्टिव इन लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये एक जो प्रैक्टिस है उसको भी जो है डिसुएड करने के लिए गवर्नमेंट ने ये रूल्स को अमेंड करने का प्रावधान रखा है। कन्फर्मेशन या डिनायल का ओपिनियन नहीं होना चाहिए, मतलब कि आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो है मेंबर जो मिनिस्टर से पूछ रहा है कि हाँ या ना में जवाब चाहिए मुझे। एक और जो है वो क्राइटेरिया है कि किसी भी और जो क्वेश्चन के रूल को इन्फ्रिंज नहीं करना रहा होना चाहिए आपका सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, जो कि स्पीकर ने कोई जो रूल्स बनाए हैं वो उसको वायलेट नहीं कर रहा होना चाहिए। स्पीकर जो है वो 2 से ज़्यादा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो है वो
अलाउ नहीं कर सकता एक मेंबर को पूछना, ये भी एक उन्होंने रूल बनाया है। न्यू डेफिनेशन क्या है, उन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन की भी न्यू डेफिनेशन दे दिया है रूल्स अमेंड करके। लीडर ऑफ अपोजिशन वो है जो कि सेकंड लार्जेस्ट, मतलब कि एक तो जो गवर्नमेंट में है, तो जो लीडर ऑफ लेजिस्लेटिव पार्टी जिसके सबसे ज़्यादा मेंबर्स हैं, ऑफ कोर्स जो सेकंड नंबर पर एक तरह से पार्टी आई है, एक तो जो गवर्नमेंट बन गई है, उसके बाद जो सेकंड नंबर पर पार्टी आई है, लार्जेस्ट पार्टी आई है वो, और जो गवर्नमेंट में नहीं है, वो लीडर ऑफ अपोजिशन उसी पार्टी में से चूज़ किया जाएगा। और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो मिनिमम कोरम ऑफ द हाउस, कोरम ऑफ हाउस कितना होता है, 1/10 होता है, तो उसकी स्ट्रेंथ जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल, मिनिमम इक्वल टू 1/10 होनी चाहिए। अगर ये क्राइटेरिया नहीं पूरा होता तो ये देखा जाएगा कि जो नंबर ऑफ वोट्स जो हैं, आई एम सॉरी, अगर दो पार्टीज़ की, अगर ये दो क्राइटेरिया, मतलब ऐसा हो सकता है कि समझ लो कि 1/10 ऑफ जो कोरम है वो कह रहा है कि 50 सीट्स आई होनी चाहिए, तो ऐसा भी हो सकता है कि दो पार्टीज़ की 50 सीट्स आई हो, तो फिर हम क्या देखेंगे कि नंबर ऑफ वोट्स जो पोल्ड हुई हैं दोनों पार्टीज़ को, उसमें सबसे ज़्यादा वोट्स किसको, वोटिंग परसेंटेज किसको मिला है। अगर उसमें भी टाई हो जाता है तो फिर जो है वो दोनों पार्टीज़ जो है वो बारी बारी से जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन की जो कुर्सी है उसको होल्ड करेंगी। तो लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए भी एक तरह से उन्होंने रूल्स को नोटिफाई किया है। अब इंस्ट्रक्शंस और क्या दिए हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए भी एक तरह से स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जो गवर्नमेंट जो कमेटीज़ बनती हैं, जो स्पीकर जो खासकर कमेटी बनाते हैं, स्पीकर ऑफ विधानसभा जो कमेटी बनाते हैं गवर्नमेंट की जो है डिपार्टमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए, तो कई बार क्या होता है, हमने देखा है कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो उसको इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं। तो अब उसमें कहा है कि आपको 30 दिन के अंदर जो है गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को अपना रिप्लाई फाइल करना पड़ेगा हरियाणा विधानसभा सेक्रेटरीट को कि आपने क्या एक्शन लिया उस जो कमेटी की रिकमेंडेशंस के ऊपर, आपने अपने जो है डिपार्टमेंट में क्या एक्शन लिया है। और अगर 30 दिन से ज़्यादा का टाइम लगना है आपको, तो आपको ये भी इंटरिम रिप्लाई भी देना पड़ेगा कि क्यों आपको जो है वो इतना टाइम लग रहा है और आप क्या एक्शन लेने वाले हो। अगर जो भी आप इंटरिम रिप्लाई दे रहे हो और जो भी आपने एक तरह से रिप्लाई दिया है, अगर आपका काम, आपने वो काम कर भी दिया है, तो आपको ऑर्डर, अगर आपने कोई पास किया है उससे, तो वो भी इशू जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ने ऑर्डर पास किया है वो भी दिखाना पड़ेगा कि आपने जो कमेटी ने कहा था कि रिकमेंडेशन देके कि ये काम होना चाहिए, तो ये देखो जी हमने ये ऑर्डर पास किया है और हमने ये काम आपका पूरा करवा दिया है जो आपने कमेटी ने रिकमेंड किया था। अमेंडेड रूल फॉर प्रोटोकॉल वायलेशन, अब अगर जो गवर्नमेंट कोई भी, अगर जो ये जो ऊपर जितने भी रूल्स बन रहे हैं इसकी वायलेशन जो अगर करता है तो उसको क्या सज़ा मिलेगी, ये भी डिफाइन किया गया है। अगर कोई भी वायलेशन होती है स्टेट गवर्नमेंट या इंस्ट्रक्शन जो डिपार्टमेंट डीओपीटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो है या जो है वो उसके रूल्स की कोई वायलेशन करता है, तो कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस जो है जो कि विधानसभा में होगी, उनके पास एग्जामिनेशन के लिए वो मैटर जाएगा और उनकी रिपोर्ट के हिसाब से ही एक्शन लिया जाएगा। मिनिस्टर्स के लिए क्या जो है वो रूल्स अमेंड किए गए हैं कि एक मिनिस्टर किसी भी कमेटी का मेंबर नहीं हो सकता, और जो है members of a committee of assembly shall be appointed by the assembly on a motion made or nominated by the speaker। तो जो है मेंबर जो कमेटी के हैं वो स्पीकर द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे और जो है असेंबली के मोशन के ऊपर, और कोई भी मिनिस्टर जो है वो कमेटी का मेंबर नहीं हो सकता एक्सेप्ट बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में मिनिस्टर जो है वो मेंबर हो सकता है, लेकिन बाकी कमेटीज़ का मेंबर नहीं हो सकता कोई भी मिनिस्टर। और अगर कोई कमेटी का मेंबर जो कि किसी कमेटी का मेंबर है और वो बाद में मिनिस्टर बन जाता है, तो उसको जो है उसकी वो मेंबरशिप उस कमेटी की उसी टाइम से चली जाएगी जब से वो मिनिस्टर बना है। तो ये सारे रूल्स जो हैं ये गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हैं। ये खासकर जो एचसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार क्वेश्चन इसमें से आएगा कि क्या रूल्स अमेंडमेंट हुई है, क्योंकि बहुत ही वाइड जो है वो अमेंडमेंट्स हुई हैं रूल्स में, तो ये आप इसको ज़रूर ध्यान से पढ़ना इसको। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है शिफ्ट इन पाकिस्तान अप्रोच। अब पाकिस्तान की अप्रोच में हमने कल भी डिस्कस किया था कि एक चेंज आया है कि वो कॉटन और शुगर जो है वो एक्सपोर्ट्स इंडिया से अलाउ करना चाह रहे हैं। अब देखो कल से लेके आज तक हमने जो है जो करंट अफेयर्स में इतना बड़ा चेंज आ गया कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने पहले तो इशारा किया कि कॉटन और शुगर एक्सपोर्ट्स हम अलाउ कर रहे हैं, लेकिन कैबिनेट में जाके उन्होंने इस चीज़ को डिनाई कर दिया। तो मतलब पाकिस्तान के आप अप्रोच देख रहे हो कि पहले वो कह रहे हैं कि यस हम रेडी हैं
इसके लिए, लेकिन बाद में पता नहीं क्या होता है, विद इन लेस देन 24 आवर्स जो है वो इस जो है अप्रोच को चेंज कर देते हैं। तो मतलब देर इज़ नो क्रेडिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। जितना एक दिन के हमारे करंट अफेयर्स में ही जो है वो एक तरह से इतना बड़ा शिफ्ट आ गया है। जब तक हमने ये करंट अफेयर्स को हम ये इसको एक आर्टिकल, एक्चुअली दिस वन इज़ एन आर्टिकल जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसमें करंट अफेयर्स में। ये एक आर्टिकल बहुत अच्छा लिखा हुआ है निरुपमा सुब्रमण्यन जी ने इंडियन एक्सप्रेस में, तो उसी को डिस्कस कर रहा हूँ। बट ये आर्टिकल ही एक तरह से अब जो है वॉइड हो चुका है एक मेजर ग्राउंड पर, क्योंकि अब जो है कॉटन और शुगर जो है वो एक्सपोर्ट जो है वो डिसअलाउ कर दिया है पाकिस्तान ने अब इंडिया के लिए। ऑफ कोर्स कोई पता नहीं है, क्या पता वो कल दोबारा से अलाउ कर दे। सो ये आर्टिकल बहुत अच्छा है। ये सिर्फ कॉटन और शुगर एक्सपोर्ट्स तक सीमित नहीं है, एक बहुत ही ब्रॉड पर्सपेक्टिव में आर्टिकल लिखा गया है, इसीलिए इसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इर्रिस्पेक्टिव वो अलाउ करते हैं या नहीं करते हैं, आपको ये आंसर लिखने में बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा। पिछले कुछ महीनों की रीसेंट इवेंट्स के ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। पाकिस्तान जो है, जिसने कि सारा ट्रेड बंद किया हुआ था आफ्टर 2019, जो हमारा आर्टिकल 370 जो हमने एब्रोगेट किया, उसके बाद उन्होंने अपने हाई कमिश्नर को भी नहीं भेजा इंडिया में, तो इंडिया ने भी अपने हाई कमिश्नर को वहाँ से बुला लिया वापस। अब वो थोड़ा सा सॉफ्टनिंग ऑफ स्टैंड कर रहा है। आपको देखा है आपने कि वो सीज़ फायर जो है उसके ऊपर एग्रीमेंट हो गया है, फिर थोड़ी बहुत कह रहे हैं कि बैक चैनल बात भी हो रही है। तो एक तरह से कि ये इशारा किया जा रहा है कि यस वी आर रेडी टू नॉर्मलाइज रिलेशनशिप। तो सबसे बेस्ट जो नॉर्मलाइजेशन का सबसे पहला और सबसे जो बेस्ट तरीका होता है वो होता है ट्रेड टाइज को रीस्टोर करना। सबसे इजी होता है, लोग भी उसमें ज़्यादा उतना तंग नहीं होते हैं, पॉलिटिकली भी वो इतना ज़्यादा आपको नुकसानदायक नहीं होता है, तो उसमें इसलिए ट्रेड टाइज को जो है वो नॉर्मलाइज किया जाता है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान इस पर भी बैक ट्रैक कर गया है अब, लेकिन ऑफ कोर्स क्या पता आने वाले टाइम में वो दोबारा से इसको नॉर्मलाइज करने की तैयारी कर ले। बट anyways we are going to see this shift in Pakistan's approach in a larger perspective. तो पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल लॉबी है वो कह रही है कि इंडियन कॉटन यान हमसे जो है हमको इंपोर्ट करने दो, क्योंकि हमको 11,700 जो है उतनी जो है वो पर यूनिट जो है वो हमारी जो कॉटन प्राइसेस वो हमारी टच कर रहे हैं। तो बहुत 11 ईयर हाई हमारे कॉटन प्राइसेस हमारे डोमेस्टिक हो गए हैं, आप हमें इससे अच्छा तो इंपोर्ट करने दो। तो स्टीप फॉल हुआ है पाकिस्तान की यील्ड्स में, कॉटन जो है वो उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाई है पाकिस्तान में, इसलिए जो है डोमेस्टिक प्राइसेस वहाँ पर बहुत हाई चल रहे हैं। अब छोड़ो ये पाकिस्तान के कॉटन के जो हमारा इंपोर्ट है या शुगर का इंपोर्ट है, हम लार्जर पर्सपेक्टिव को अब देखते हैं कि क्या शिफ्ट आ रहा है ये स्ट्रेटजी में। अब और हम देखेंगे कैसे कि जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने कुछ सिग्नल्स दिए हैं, उसको हम एनालाइज करते हैं। तो उन्होंने बोला है, जो आर्मी चीफ जनरल कमर जो है जावेद बाजवा, उन्होंने बोला है कि हमको अपने नेशनल सिक्योरिटी पैराडाइम को सिर्फ मिलिट्री डिफेंस के एंगल से ही नहीं देखना है, अब हमको इकोनॉमिक सिक्योरिटी की तरफ भी ध्यान देना है। और हम चाहते हैं कि सिर्फ जियो पॉलिटिकल कंटेस्टेशन ही ना हो, उसकी बजाय जो है हम अपनी जियो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन भी चाहते हैं साउथ एशिया के रीजन में। तो उनको अब ये पता लगा है कि सिर्फ मिलिट्री जो है आप एंगल देखते रहोगे तो आप अपने आप को खुद को डिस्ट्रॉय कर लोगे, तो इसलिए जो है इकोनॉमिक सिक्योरिटी देखना भी बहुत ज़रूरी है। ये सबसे बड़ा शिफ्ट आया है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। पहले भी एक दो बार ऐसा आया है बट वो उतना जो है कभी कॉन्क्रीटाइज नहीं हो पाया, बट अब ये एक आर्मी चीफ के लेवल पर अब आ रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स ये कॉटन या शुगर का जो है इंपोर्ट वो बंद करें या चला दें, ये एक सेपरेट मैटर है, बट ये रियलाइजेशन होना एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। क्यों शिफ्ट हो रहा है ये पोजीशन में? क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि सिर्फ अगर हम मिलिट्री डायमेंशन पर ध्यान देते जाएंगे तो इंडिया विल कीप अस कॉर्नरिंग थ्रू इकोनॉमिक वेपन्स। तो इंडिया जो है उनके ऊपर सैंक्शंस कहीं ना कहीं से डिप्लोमेटिकली जो है, जैसे FATF में इंडिया अपोज करता रहता है और जो है उनके ऊपर सैंक्शंस लगाता रहता है, फिर जो है वेस्ट एशिया में कुछ कंट्रीज़ को प्रेशराइज करता है या अपनी डिप्लोमेटिक चैनल को यूज़ करके पाकिस्तान को एक तरह से इकोनॉमिकली जो है वो नुकसान पहुँचा रहा है। तो पाकिस्तान को ये रियलाइज़ हो गया है कि अब स्ट्रेटेजिक डायमेंशन जो है वो सिर्फ मिलिट्रिस्टिक नहीं रह गई है, अब इकोनॉमिक डायमेंशन की तरफ मूव हो चुकी है, जो आपस की इंडिया और पाकिस्तान की एक तरह से अंदर की कोल्ड वॉर है। एक तो इकोनॉमिक सर्वाइवल उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया कोविड के टाइम पर, उसके बाद ब्लैक लिस्टिंग में जाने का उनको थ्रेट है, FATF के ब्लैक लिस्ट में ना चले जाएं तो उनको वो भी थ्रेट बहुत बड़ा लग रहा है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि अब हमको मिलिट्री डायमेंशन छोड़कर जो है
इकोनॉमिक सिक्योरिटी की तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरा एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जो पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड दोस्त थे वेस्ट एशिया में, जो कि जैसे सऊदी और यूएई, वो अब अब्राहम अकॉर्ड्स होने के बाद वो इसराइल के साथ हो गए हैं, और जो है पाकिस्तान जो है वो अब अकेला पड़ गया है। सऊदी अरेबिया और यूएई जो है वो पाकिस्तान के ऊपर एक टफ स्टांस ले रहे हैं। सऊदी अरेबिया और यूएई दोनों ही अब जो है इंडिया के साथ जो है वो कॉर्डियल रिलेशंस बना के रखना चाहते हैं, इवन एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान। चाइना से वो कितनी बार लोन ले सकता है, पाकिस्तान को ये समझ आ गया है कि बहुत ज़्यादा लोन लेना जो है चाइना से वो सही नहीं है, क्योंकि चाइना के एम्बिशंस जो है वो सही नहीं होते हैं, कॉलोनियल एम्बिशंस होते हैं। वो कुछ टाइम में जो है पाकिस्तान के हर एसेट पर कब्जा करना शुरू कर देगा, इसलिए इसलिए पाकिस्तान सिर्फ चाइना पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता है। आईएमएफ का भी जो लोन पाकिस्तान को मिलना था $6 बिलियन का, उसमें से जो है वो सिर्फ अभी अभी रिसेंटली, अभी लास्ट वीक ही रादर, $500 मिलियन का उनको लोन का जो फर्स्ट ट्रांशे आई है। और क्यों होल्ड पर है? क्योंकि पाकिस्तान को जो रिफॉर्म्स करने को कहा था आईएमएफ ने, वो पाकिस्तान ने नहीं किए थे, और अब करे हैं कुछ पीस मील रिफॉर्म, जैसा कि इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ में इंक्रीज़ किया है, सेंट्रल बैंक के कंट्रोल को सेंट्रल बैंक को गवर्नमेंट के कंट्रोल से थोड़ा सा फ्री किया है, और इनकम टैक्स की जो एग्जेम्पशंस देते थे उसको जो है थोड़ा विड्रॉ किया है। तब जो है आईएमएफ ने जाके उनको $500 मिलियन का जो है वो फर्स्ट ट्रांश ऑफ जो है वो लोन का दिया है। पाकिस्तान को आज तक ऐसा लगता था कि हमारी लोकेशन ही हमारे लिए सबसे बड़ा जो है वो असेट है, मतलब कि हम चाहे कितना भी ज़्यादा इकोनॉमिकली जो है मिसबिहेव करें या हम अपनी कोई भी एक्शन करें, लेकिन हमारी लोकेशन इतनी स्ट्रेटेजिक है कि सारी कंट्रीज़ हमारी हेल्प करने को तैयार रहेंगी। लेकिन ये भ्रम अब टूट रहा है। अब वो देख रहे हैं कि नहीं, ये स्पेशल कंट्री नहीं रह गई है पाकिस्तान, और ख़ासकर जब अफ़गानिस्तान में अब कुछ टाइम में अगर पीस आ गया या अफ़गानिस्तान से यूएस विड्रॉ कर गया, तो यूएस को अब पाकिस्तान की उस लेवल की रेलेवेंस नहीं रहने वाली जितनी की पहले थी जब वो अफ़गानिस्तान में प्रेजेंट था। तो पाकिस्तान इज़ फीलिंग द हीट नाउ, और उनको लग रहा है कि अब ये लोकेशन का जो हम पहले जितना यूज़ करते थे, अब वो लोकेशन का यूज़ हम नहीं कर पाएंगे, और कंट्रीज़ जो हैं वो दे विल नॉट बी रेडी टू बाय दिस कार्ड ऑफ आर लोकेशन। पहले भी अटैम्प्ट किए गए, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात की गई। पहले जैसे कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ जब थे तब उन्होंने प्रपोज़ किया था ईरान पाकिस्तान इंडिया ऑयल पाइपलाइन, लेकिन उस टाइम इंडिया वॉज नॉट टू कीन टू जॉइन दिस, और इवन इंडिया ने ये भी कहा कि हम इस प्रोजेक्ट से जो है वो पुल आउट कर लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो बहुत ही हाई ट्रांजिट फ़ीस लगाना चाहता है। जो ईरान से जो ऑयल की जो पाइपलाइन इंडिया में आना चाहती थी, मतलब इंडिया तक आने वाली थी, उसको पाकिस्तान के थ्रू आना था। तो जो पाकिस्तान है वो कह रहा था कि मुझे बहुत हाई ट्रांजिट फ़ीस चाहिए, तो इंडिया ने कहा कि हम नहीं चाहते इस प्रोजेक्ट को आगे कंटिन्यू करना। फिर 2008 में मुंबई अटैक्स हो गए और वो प्रोजेक्ट जो है वो लिम्बो में चला गया, एक तरह से वो अब प्रोजेक्ट जो है वो नहीं चल रहा है। इवन जो है पाकिस्तान ने उस टाइम इंडिया को अक्यूज़ भी किया, ईरान ने भी अक्यूज़ किया कि न्यूक्लियर डील जो है यूएस के साथ जो हुई है इंडिया की, उसकी वजह से जो है वो इंडिया ने यूएस के प्रेशर में आके इस एग्रीमेंट को जो है ईरान पाकिस्तान इंडिया ऑयल पाइपलाइन जो है उसको छोड़ दिया है। बट ऑफ कोर्स जो है अब वो ईरान और पाकिस्तान की आपस की जो बायलैटरल पाइपलाइन है वो भी अभी कुछ उसके ऊपर भी कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। तो इंडिया के ऊपर वो जो एक्यूजिशंस लगा रहे थे वो अब वो जो है वो बेमतलब हैं। पाकिस्तान ने टाइम टू टाइम हमको तंग किया है अफ़गानिस्तान को के साथ हमारे को ट्रेड करने में, मतलब पाकिस्तान अपनी टेरिटरी का यूज़ नहीं करने देता कि इंडिया जो है वो अपना एक्सपोर्ट्स अफ़गानिस्तान को कर सके। कुछ लिमिटेड सा सिर्फ ड्राई फ्रूट्स का जो इंडिया में जो है अफ़गानिस्तान का एक्सपोर्ट जो आता है, उसको थोड़ा सा उन्होंने ट्रांजिट राइट्स देके उन्होंने अलाउ किया है। बट अफ़गान और इंडिया ट्रेड ना हो पाए उसके लिए उन्होंने वो जो है बहुत अड़चने वैसे भी डाली हैं, जबकि वो ये कहते थे कि हम इकोनॉमिक इंटीग्रेशन चाहते हैं। इंडिया और पाकिस्तान का जो ट्रेड है वो हमेशा हॉस्टाइल रिलेशनशिप को हॉस्टेज रहा है। बहुत सालों तक पाकिस्तान सिर्फ एक पॉजिटिव लिस्ट बना के रखता था ट्रेड की, मतलब कि हम सिर्फ इस चीज़ों का ट्रेड करेंगे, हम सिर्फ मेडिसिन, हम सिर्फ ड्राई फ्रूट्स, हम सिर्फ अनियन, या हम सिर्फ एग्रीकल्चर कमोडिटीज़, सिर्फ इन चीज़ों का ट्रेड करेंगे। तो ये अप्रोच पाकिस्तान की थी, मतलब कि वो ट्रेड चाहते ही नहीं थे, वो एक्सेप्शंस बना के बैठे थे कि सिर्फ इस चीज़ का हम ट्रेड करेंगे। फिर 2009 में
जो है वहाँ पर जो है गवर्नमेंट की एक सोच में चेंज आया और उन्होंने कहा कि हम अब नेगेटिव लिस्ट बनाएंगे कि हम कौन कौन सी चीज़ का ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये एक तरह से ये नेगेटिव लिस्ट इज़ अ पॉजिटिव स्टेप रादर, कि हम पहले तो ये कहा जा रहा था कि हम सिर्फ हमारा समझ लो कि वैसे तुम्हारे साथ कोई ट्रेड नहीं हो सकता, लेकिन हम इन इन चीज़ों पे ट्रेड कर लेंगे। अब 2009 में उन्होंने ये चेंज किया और उन्होंने कहा कि हम बाकी हर चीज़ में ट्रेड करेंगे और किस किस में नहीं करेंगे सिर्फ वो बता रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक चेंज था। फिर 2011 में इवन पाकिस्तान ने देखा कि पब्लिक जो है वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है 2009 की जो उनकी गाइडलाइन को, नेगेटिव लिस्ट को। तो पाकिस्तान ने 2011 में इंडिया को जो मोस्ट फेवर्ड नेशन जो कि WTO की कैटेगरी में देने होता है स्टेटस, वो देने की कोशिश करी, पर वहाँ पर जो हाफिज़ सईद हैं उन्होंने एक पूरा कैंपेन चला लिया कि उन्होंने इस मोस्ट फेवर्ड नेशन को उर्दू में ट्रांसलेट करके वहाँ पर पॉलिटिकल कैंपेन चला दिया कि क्या हमारी सरकार सबसे पसंदीदा मुल्क जो है वो स्टेटस देना चाहती है इंडिया को। तो वहाँ की सरकार के खिलाफ पब्लिक मूड बन गया और वो जो ये MFN स्टेटस जो है पाकिस्तान इंडिया को नहीं दे पाया। इंडिया ने भी पुलवामा अटैक के बाद जो है वो MFN स्टेटस जो पाकिस्तान को दिया हुआ था उसको विड्रॉ कर लिया, और जो WTO की ऑब्लिगेशन है वो दोनों ही कंट्रीज़ एक दूसरे को जो है वो नहीं दे पा रही हैं एट दिस मोमेंट। क्या ये जो न्यू शिफ्ट आ रहा है उससे कुछ उसका कोई फ्रूट मिलेगा? अब सबसे पहला तो आप ये देखो कि विद इन 24 आवर्स ही ये कोलैप्स हो गया। ये जो उन्होंने अप्रूवल दिया था कि कॉटन और शुगर का वो जो है इंपोर्ट करना चाहते हैं, 24 घंटे में भी ये वो डिसीजन नहीं टिक पाया। वहाँ पर इतने ज़्यादा जो है पुश एंड पुल्स हैं डिसीजन मेकिंग में कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है वो उनके डिसीजन को बहुत और ज़्यादा जो है इन्फ्लुएंस करने के लिए लॉबीज़ हैं। अब पाकिस्तान की मिलिट्री जो है जो वो बोल रही है कि वो इकोनॉमिक जो इंटीग्रेशन की तरफ ध्यान देना चाहते हैं, जियो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन चाहते हैं, तो क्या वो सच में भी कुछ वहाँ पर उस डायरेक्शन की तरफ कुछ एक्शन लेंगे या नहीं, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आने वाला कुछ जो टाइम में कुछ उस जो है इंडिया और पाकिस्तान के ट्रेड रिलेशन को कुछ फ्रूट मिलने वाला है। तो ये पाकिस्तान के जनरल्स के ऊपर, पाकिस्तान की मिलिट्री के ऊपर डिपेंड करता है। इंडिया तो हमेशा से ही पाकिस्तान को ये कहता है कि जैसा हमारा इंडिया और चाइना का मॉडल है बायलैटरल रिलेशंस का, वैसा ही मॉडल हम पाकिस्तान और इंडिया क्यों नहीं अपना सकते, जिसको पाकिस्तान समझना नहीं चाहता। अब इंडिया और चाइना का रिलेशन कैसा है कि हमारी बाउंड्री पे जितने भी डिस्प्यूट हों हम अपने ट्रेड को नहीं रोकते, कि ट्रेड एक अलग टॉपिक है, उस पर हम अपना चलते रहेंगे। जो हमारे बॉर्डर जो डिस्प्यूट्स हैं उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे, हम लॉन्ग ड्रॉन नेगोशिएशंस में पार्टिसिपेट करने को तैयार हैं, ट्रेड हमारा चलते रहना चाहिए। तो पाकिस्तान को इंडिया यही कहता है कि हमारा ट्रेड चलते रहने दो, जो हमारे डिस्प्यूट हैं उसको हम अलग से बात करके रिजॉल्व कर लेंगे। बट पाकिस्तान की मिलिट्री नहीं चाहती ऐसा कुछ, क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री टोटल एंड एब्सोल्यूट जो है नफ़रत अगेंस्ट इंडिया जो है वो वहाँ पर पाल कर रखना चाहती है, सो दैट इट रिमेन्स क्रेडिबल इन एंड इट रिमेन्स लेजिटिमेट इन द आइज ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। एंटी इंडिया हेट्रेड इज़ देयर ओनली फूड, और उसी के ऊपर वो पाकिस्तान की मिलिट्री चलती है। अब इतना ज़्यादा ट्रेड पोटेंशियल है, देखो $2 बिलियन का जो बायलैटरल ट्रेड इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होता है, और वो फिगर जो है वो सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान की डायरेक्ट ट्रेड की फिगर है। थर्ड कंट्रीज़ के थ्रू भी हम बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हैं, मतलब UAE के थ्रू ही जो है वो हमारा सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है, कि इंडिया जो है वो UAE सामान बेचता है, UAE के थ्रू फिर पाकिस्तान सामान जाता है, पाकिस्तान UAE सामान बेचता है, UAE के थ्रू फिर इंडिया सामान आता है। तो ये थर्ड कंट्रीज़ का जो ट्रेड है वो बहुत ही ज़्यादा है हमारे डायरेक्ट जो ट्रेड के मुकाबले। तो अगर हम थर्ड कंट्रीज़ का यूज़ करने के बजाय आपस में ट्रेड करना शुरू कर दे तो हमारे को कितनी कॉस्ट सेविंग होएगी, हमारे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी कम हो जाएगी, हर चीज़ में हमारी कॉस्ट सेविंग होएगी। बट जो नैरो थिंकिंग है पाकिस्तान की मिलिट्री की वो ये चीज़ होने नहीं दे रही है। ट्रेड नंबर जो हैं वो अगस्त 2019 से लेके अभी तक जो है वो ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट लेवल पर हैं। सिर्फ मेडिसिन का एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया उनको एट द टाइम ऑफ कोविड। एनुअल बायलैटरल ट्रेड जो है वो $2.5 बिलियन जो है वो सस्पेंडेड पड़ा है, जो कि हमारा अभी आसपास आपस में होता था, जो थर्ड कंट्रीज़ वाला नहीं, जो हमारा आपस में भी होता था, वो $2.5 बिलियन का ट्रेड जो है वो सस्पेंडेड पड़ा है। उससे क्या हो रहा है कि हमारे जो बॉर्डर एरियाज़ में जो लोग हैं दोनों साइड पर, पाकिस्तान के साइड पर भी और इंडिया के साइड पर भी, उन दोनों को नुकसान हो रहा है। जो लेबरर हैं, जिनकी नौकरियां जा चुकी हैं, उनके लाइवलीहुड्स जा चुके हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, क्लियरिंग एजेंट्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं,
वर्कशॉप्स हैं, इन सब को उसका जो है वो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है सिर्फ पाकिस्तान की ज़िद की वजह से। अब पाकिस्तान ने क्या बोला है, क्यों उन्होंने, अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि क्यों उन्होंने जो ये कॉटन और शुगर का एक्सपोर्ट जो है उसको जो पहले अलाउ किया था और एकदम से बंद कर दिया है, इसलिए किया है कि अगर वो उनकी गवर्नमेंट ने वो कोई लग रहा है कि अगर वो कर देते हैं ये ट्रेड रिलेशन, तो वो अपनी जो एक तरह से इनडायरेक्टली वो ये अप्रूवल दे देंगे कि इंडिया ने जो कश्मीर में जो आर्टिकल 370 को रिमूव किया है उसको पाकिस्तान एक्सेप्ट कर रहा है, तभी तो वो हमारे साथ ट्रेड कर रहा है। तो उनको लग रहा है कि ऐसा कोई मैसेज पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी में ना जाए एट द टाइम जब पाकिस्तान ये माहौल बनाना चाह रहा है कि इंडिया में कश्मीर के मुद्दे को उठाना चाह रहा है। तो वो चाहते हैं कि अगर हम ट्रेड ही करना शुरू कर देंगे इंडिया के साथ तो हम इंडिया के खिलाफ माहौल वर्ल्ड वाइड कैसे बनाएंगे। इसीलिए उन्होंने अपने जो ये खुद के ही प्लान को 24 घंटे के अंदर अंदर कैंसिल कर दिया है। तो ये शिफ्ट इन पाकिस्तान जो अप्रोच आ रही है, ये इंटरनल जो कन्फ्लिक्ट है उनका, जब तक उसको वो रिजॉल्व नहीं करते तब तक ये शिफ्ट जो है ये कुछ खास रिटर्न्स नहीं देने वाला है पाकिस्तान को भी और इवन इंडिया को भी। सो फ्रेंड्स, दीज वर आर टॉपिक्स फॉर टुडे। आज हमने आपको वीकली कंपाइलेशन भी शेयर की है और आपको मंथली जो हमारी कंपाइलेशन है उसको भी हमने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर किया है। सो डाउनलोड दैट ऑल्सो। और विद इन नेक्स्ट 2-3 डेज हम आपको क्वार्टरली कंपाइलेशन जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों मंथ्स की भी कंपाइलेशन को शेयर करेंगे। उसको भी आप डाउनलोड करना। एग्जाम पास आ रहा है, सो कीप प्रिपेयरिंग, डू हार्ड वर्क, बेस्ट ऑफ लक, विल मीट टुमारो।